जी किधर मुड़ गई, साइकिल पंक्चर हो गई, सब बिखर गए। नहीं देखिए, जैसा अभी आपने कहा कि अभी वोटों की गिनती बाकी है और आंकड़ा घट भी सकता, बढ़ भी सकता, जो भी है वो स्थिति है फाइनल। जब तक नहीं आएगा रिजल्ट, जब तक आप कुछ नहीं कह सकते हैं कि क्या होगा क्या नहीं होगा। लेकिन ये मान सकते हैं कि जो आंकड़ा है, अगर यही आंकड़ा सस्टेन करता है, यही आंकड़ा रहता है, तो निश्चित रूप से बीजेपी की सरकार बन रही है और यही उत्तर प्रदेश का इस समय का सच हो सकता है। तो जो आप कह रहे हैं कि कमी कहाँ रह गई सर, कमी कहाँ रह गई? कमी कहीं नहीं है। आप तो आत्मविश्वास से लबरेज थे, कई बार हमने आपसे बातचीत की। मैं आत्मविश्वास से लबरेज तब भी था, मैं अब भी हूं, इसमें कोई शक कहीं नहीं है, कोई गुंजाइश किसी को इसमें रहनी भी नहीं चाहिए। आपने भी पूरा कवर किया है, हमने भी पूरा कवर किया है, जमीन पे आपने भी हकीकत देखी है। क्या ये आंकड़े हकीकत से मेल खाते हैं? आप बताइए, क्या मेल खाते हैं? नहीं मेल खाते हैं, आप भी जानते हैं इस बात को। तो कहीं ना कहीं कोई गड़बड़ है, और गड़बड़ जो है वो निश्चित रूप से मुझे पक्का विश्वास है, मैं जानता हूं, मुझे कोई इसमें शक नहीं है। लोग चाहे मेरा इसे पागलपन ही कहें, लोग इसको कुछ भी माने, मैं जानता हूं कि निश्चित रूप से ईवीएम में गड़बड़ी है, ईवीएम में घोटाला है। और जिस तरह की वीडियोस आई, चाहे वो बनारस से हो, चाहे वो बरेली से हो, या अलग अलग जगह से हो, जितने लेवल पर शिकायत की गई, जिस तरह से बूथ पर भी ईवीएम खराब हुई, जहां पोस्टल बैलेट वगैरह सब बक्से वगैरह मिले, कचरे के ढेर में जो है, कचरे के गाड़ी में जो है ईवीएम मिली, वो जो सारी चीजें हैं वो इस बात को, मेरी बात को पुख्ता करती हैं कि ईवीएम में गड़बड़ी है। दूसरी बात, एक चीज और, ईवीएम में गड़बड़ी है, इसे मुझे कहने की बार बार जरूरत नहीं है, ये तो सुप्रीम कोर्ट कह चुका है कि ईवीएम से जो 8 अक्टूबर 2013 का उसका जजमेंट है, सुप्रीम कोर्ट ने सुब्रमण्यम स्वामी बनाम इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, उसमें साफ कह चुका है कि ईवीएम से फ्री, फेयर एंड ट्रांसपेरेंट इलेक्शन संभव नहीं है। तो सुप्रीम कोर्ट जब कह रहा है तो किसी और के कहने की जरूरत भी नहीं। दूसरी बात, आपको जो दो चीजें मैं बताता हूं, कोई भी इस बात पर ध्यान नहीं देता कि ये चुनाव इतने फेज में क्यों कराया जाता है। 10 फरवरी को पहला फेज शुरू हुआ, पहले फेज की वोटिंग हुई, और आज 10 मार्च है, यानी पूरे 1 महीने तक ये सारा प्रोसेस चला है। क्यों नहीं ये पूरा चुनाव एक ही फेज में करा के, और चुनाव खत्म होने के बाद जिस समय पोलिंग बंद हो जाए, वोट पड़नी बंद हो जाए, उसके 2 से 3 घंटे बाद ही काउंटिंग शुरू क्यों नहीं होती है? क्या दिक्कत है इसमें? किसी को भी क्या दिक्कत है? किसी को भी क्या आपत्ति होनी चाहिए? हम चाहते हैं ना, लोग चाहते हैं, लोग कह रहे हैं कि सब कुछ साफ सुथरा हुआ, ठीक है, साफ सुथरा हुआ तो आप इतना साफ सुथरा रखो ना कि कोई इस पर सवाल ही ना उठा सके, मेरे जैसा व्यक्ति कोई इस पर सवाल ही खड़े ना कर सके। आप कराइए एक फेज में, हमारे पास में पैसे की कोई कमी नहीं है, हमारे पास मानव संसाधन की कोई कमी नहीं है, लोगों की कोई भरमार है, कहीं कोई दिक्कत नहीं है, हमारे पास जगह की कोई कमी नहीं है, सब चीज हमारे पास है। तो क्यों ना पूरा इलेक्शन एक ही फेज में करा के 3 घंटे बाद उसकी काउंटिंग शुरू कराई जाए। एक सीधी सी बात है, स्वाभाविक है, हर कोई जानता है, कह नहीं सकता, मैं कह देता हूं, बस इतनी सी बात है कि बेईमानी कहीं ना कहीं मन में है, तब ये इतने फेजेस में चुनाव कराया जाता है। एक बात। दूसरी बात, एक बहुत टेक्निकल पॉइंट है। एक तो मैंने बता दिया, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ईवीएम से फ्री, फेयर एंड ट्रांसपेरेंट इलेक्शन नहीं हो सकता। मैं दूसरा पर सुनाता हूं। क्या जो प्रिजाइडिंग ऑफिसर हैं, हर बूथ का प्रिजाइडिंग ऑफिसर, जो उसके पास में ईवीएम मशीन होती है, जिसमें कंट्रोलिंग यूनिट और दूसरा बैलेट यूनिट और तीसरा वीवीपैट, ये तीनों जो हैं, इन तीनों मशीनों पर पीछे जो हरे रंग का स्टिकर लगा होता है, उस पर जो इंफॉर्मेशन होती है कि किस राज्य में है, क्या इलेक्शन है, कौन सा डिस्ट्रिक्ट है, क्या ईवीएम की जो मशीनें हैं, जो आपकी कंट्रोलिंग यूनिट ऑब्लिक बैलेट यूनिट ऑब्लिक वीवीपैट, उसका नंबर, इसके अलावा डिस्ट्रिक्ट सीरियल नंबर, जो बूथ नंबर होता है, जिसे वो रिटर्निंग ऑफिसर उस पर मशीन पर डालता है, उस स्टिकर पर लिखता है, और उसके नीचे फिर उस इंजीनियर के सिग्नेचर, और फिर नीचे जो आरओ है उसके सिग्नेचर, और फिर उसके नीचे एक और इंफॉर्मेशन होती है कि इसमें एफएलसी कब की गई, यानी फर्स्ट लेवल चेकिंग मशीन की किस समय की गई, किस डेट को की गई। ये सारी इंफॉर्मेशन क्या प्रिजाइडिंग ऑफिसर द्वारा सर्टिफिकेट जारी करके जो कैंडिडेट्स के एजेंट्स होते हैं, पोलिंग एजेंट्स होते हैं, क्या उनको दी गई? नहीं दी गई।
सवाल सर ये उठता है, सरकार ये जो सत्ता पक्ष है वो जो जीतती है वो कहती है कि आप भाजपा जो वो कहते हैं कि आप जब चुनाव हारते हैं, जब आपकी पार्टी हार जाती है वहां पे आप ईवीएम को दोष देते हैं, जहां आप जीत जाते हैं वहां आप ईवीएम पे कुछ नहीं बोलते हैं। तो ये अगर आपको ईवीएम पे संदेह था तो आप पहले क्यों नहीं ईवीएम की बातें की, ईवीएम के विरोध में आपने क्यों नहीं कहा? दानिश भाई आप ये कह रहे हैं, मुझे इससे दुख हो रहा है। आपको तो मालूम है कि पहले दिन से मैं सारे ईवीएम के विषय में सारे सवाल खड़े कर रहा हूं और मेरे ये वैलिड पॉइंट है। करोड़ों की संख्या में लोग देख चुके। जो बात मैं आपसे कह रहा हूं यही बात मैंने लोगों को बताई समझाई कि पोलिंग एजेंट्स को किन किन चीजों का ध्यान रखना है। नहीं, जिन पार्टियों से आपने गठबंधन किया उनको अवेयर क्यों नहीं कर पाए, जो तमाम विपक्षी पार्टी? नहीं, हमने पूरा अवेयर करने का प्रयास किया, लेकिन ये बात भी मैं मानता हूं कि लोग जब जोश में होते हैं तो कई बार होश खो बैठते हैं, उसका नतीजा कई बार घातक होता है। इस बार इसमें कोई शक नहीं है, बहुत जबरदस्त जोश था, उत्साह था, जीत की उम्मीद थी, लोग साथ में थे, बड़ी जबरदस्त रैलियां थी, इसमें कोई शक नहीं। सबने देखा है, पूरी दुनिया को मालूम है जो आज परिणाम है वो जमीनी सच्चाई से बिल्कुल अलग है, तो वो सबने देखा। और हमने बार बार समझाने की कोशिश की, बार बार समझाया भी कि क्या क्या किन किन चीजों का ध्यान रखना है। चूक वहां भी हुई है जिन चीजों का ध्यान रखना है, जैसे मैं अभी आपको बता रहा था। देखिए, हम कैसे इस बात को कंफर्म करेंगे कि जो मशीन वहां पर इस्तेमाल हुई ईवीएम की, उस पर जो पोलिंग बूथ पर इस्तेमाल हुई वही मशीन यहां पर काउंटिंग के लिए लाई गई है, जिसकी काउंटिंग हो रही है। सिर्फ वो जो इंफॉर्मेशन पीछे हरे रंग का जो स्टिकर होता है उस पर जो इंफॉर्मेशन होती है, उससे जो उस पे जो हल्के पिंक कलर की यानी हल्के गुलाबी कलर की जो उस पे सील लगी होती है वो कहीं कटी फटी तो नहीं, उससे उन सारी चीजों से होता है। ये इंफॉर्मेशन कभी जो वो है कैंडिडेट्स जो हैं, कैंडिडेट्स के पोलिंग एजेंट्स को नहीं दी गई, पार्टीज को नहीं दी गई। तो अब आप जो भी मशीन कर रहे हो, किसी को क्या पता है कि जो मशीन यहां पे इस समय काउंटिंग हो रही है वो वही मशीन है जो पोलिंग बूथ पे इस्तेमाल हुई थी? किसी को नहीं पता है। वहां आई सामने गिनती शुरू हो जाती है और जो हालत जिस तरह के होते हैं जिनमें गिनती होती है, एक तरह से आप समझिए कि जैसे जेल में कैदी टाइप जो एजेंट होते हैं, काउंटिंग एजेंट, वो इस तरह से वहां रहते हैं। कोई बात हो वो भी आदमी वहां नहीं होता, इस तरह का माहौल होता। एक बात आपने, ये जो सारी चीजें हैं इनको देखने की जरूरत है। सर एक बात आपने कहा कि गठबंधन से कहीं ना कहीं चूक हुई, क्या चूक हुई मैं वो जानना चाहता हूं। नहीं, गठबंधन से क्या अपने आप में कुछ ज्यादा ये थे कि हम जीत रहे हैं? नहीं, हाँ, ये चूक नहीं थी, ये विश्वास था। गठबंधन से चूक मैंने जो कही है वो चूक नहीं है जो आप कह रहे हैं। मैंने कहा कि कई बार व्यक्ति या लोग उत्साह में, जोश में होश थोड़ा सा खो बैठते हैं, जो उन्हें चीजें ध्यान रखनी चाहिए, टेबल वर्क जो होना चाहिए, जैसे हम चीजों को जहां जहां चेक कर सकते हैं कि गड़बड़ी ना हो, उसमें हम कई बार जोश में भूल कर जाते हैं। उन चीजों के विषय में मैं बात कर रहा हूं। जैसे मैंने ईवीएम के विषय में क्या क्या चीजें सावधानी बरतनी चाहिए मैंने वो बताई, लगातार लोगों को बताने का प्रयास किया, पर मैंने देखा कि लोग उस पर ध्यान नहीं दे रहे हैं और अब वो सारी चीजें आपके सामने आ रही। आगे क्या कदम होगा ये जानना चाहिए। देखिए, कदम बहुत सीधा है, लड़ाई अनवरत चलेगी जब तक जो है ये कोई छोटी मोटी लड़ाई नहीं है, ये केवल सत्ता की लड़ाई नहीं है, ये विचारधारा की लड़ाई है, ये देश को बचाने की लड़ाई है, देश की जनता को बचाने की लड़ाई है। ये लड़ाई लगातार चलेगी, ये संघर्ष यहीं रुकने वाला नहीं है, ये संघर्ष आगे चलेगा। हां, अब ये संघर्ष और कठिन हो गया है और आगे आने वाले समय में लोगों को समझना पड़ेगा, लोगों को जानना पड़ेगा कि असली लड़ाई क्या है, कैसे लड़नी है, कैसे उन्हें टेबल वर्क करना है। केवल हम फील्ड में ही जोश दिखाएं वो नहीं, हमें मेज पे बैठ के भी पूरी रणनीति बनानी पड़ेगी, रणनीति को लागू करना पड़ेगा। वो सारी चीजें चलेंगी आगे, बिना उसके कुछ होना नहीं, क्योंकि 2024 का जो चुनाव है वो सामने है। कोई समझे, कोई कुछ भी समझ सकता है, लेकिन मैं ये मानता हूं कि केवल 2 साल है और 2 साल केवल और केवल यही काम होना चाहिए 2024 के चुनाव के लिए, और बाकायदा बैठकर रणनीति बनाई जाए। गठबंधन के जितने भी साथी हैं वो सारे साथी मिलकर बैठ के विचार करें और विचार करके एक व्यापक रणनीति बना के, एक स्ट्रॉन्ग रणनीति बना के उसको इंप्लीमेंट करें नीचे तक, तब जाके ये सारा बदलाव होगा।
तो क्या सलाह होगी अखिलेश यादव को माने या गठबंधन को, आपकी तरफ से क्या सलाह होगी? क्योंकि कहा जा रहा है कि 24 का रास्ता जो है बीजेपी के लिए अब तो साफ नजर आ रहा है कि 24 वो जीत रहे। ऐसे में एक आंदोलन का क्या रुख हो? ईवीएम को लेकर आंदोलन होगा, क्या कुछ होगा? लोग सड़क पे उतरेंगे, आपकी पार्टियां सड़क पे उतर के विरोध करेगी इन चीजों का? नहीं, देखिए, ईवीएम के विषय में हम तो आंदोलन करेंगे, हमें कोई शक नहीं। हम जानते हैं कि जब तक ईवीएम में आप बीजेपी को नहीं हरा पाएंगे, ईवीएम को तो हटाना ही पड़ेगा, नहीं तो 2024 का चुनाव, पहले तो मुझे यही लगता है कि शायद अब के बाद जब 2024 का चुनाव शायद होगा नहीं, पर अगर फिर भी होता है 2024 का चुनाव और वो ईवीएम से होता है, तो आप बीजेपी को नहीं हटा सकते। तो बीजेपी को हटाने के लिए ईवीएम को हटाना जरूरी है। हम उस पर जमीन पर आंदोलन करेंगे, बाकायदा एक रणनीति जो हमने अपनाई है उसको और दोबारा से जो उसमें सोचेंगे, विचार करेंगे कि क्या होनी चाहिए, और बेस्ट जो पॉलिसी है, एक रणनीति है, उसको बनाकर हम इंप्लीमेंट करेंगे। हम आंदोलन ईवीएम के विषय में करेंगे, हमें मालूम है, इसमें हमें कोई शक नहीं है। और रही दूसरी बात, तो बाकी जो गठबंधन के साथी हैं सब बैठ के डिसाइड करेंगे और विचार विमर्श करेंगे कि आगे किस तरह से चलना है, क्योंकि मिलके ही सबको चलना पड़ेगा। अलग अलग कोई भी कुछ नहीं कर पाएगा। मिलके चलेंगे तो निश्चित रूप से सफल होंगे, और रणनीति बेहतर तरीके से बनानी होगी। नहीं बनेगी तो दिक्कत सामने खड़ी होगी। यही स्थिति। सर, एक पॉइंट यहाँ पे ये निकल के आ रहा है कि आप लोग या जो पार्टियां शिक्षा, रोजगार, तमाम विषय पे जो बात कर रही थी, उनका क्या परिणाम हुआ वो देखे। तो एक ये कहा जा रहा है कि अब जो हिंदुत्व को छोड़कर, हिंदुत्व को साइडलाइन करके अगर कोई पार्टियां चुनाव लड़ती है तो उसका वजूद नहीं होगा राजनीति में। नहीं, मैं नहीं मानता। अगर ये वाली बात है तो फिर तो इसमें तो बीजेपी ही है भाई, हिंदुत्व की सबसे बड़ी ठेकेदार तो वही है सब कुछ। ऐसा मैं नहीं मानता जैसा आप कह रहे हैं। देखिए, इस चुनाव में भी हम सब ने देखा, मीडिया के लोगों ने देखा, जमीनी सच्चाई जो जमीन पे देखा उन्होंने। बेरोजगारी मुद्दा था, बड़ा भयानक मुद्दा था, बड़ा जबरदस्त मुद्दा था, और बेरोजगारों में, नौजवानों में बहुत जबरदस्त उत्साह था, जोश था। तो सर वही मेरा भी सर बार सर, एक सेकंड सर, आपसे मैंने पहले भी सवाल किया था कि सर आपके ये रोजगार, बेरोजगारी, तमाम मुद्दे पे योगी जी का हिंदुत्व मॉडल भारी तो नहीं पड़ेगा? वही हुआ। योगी जी का हिंदुत्व मॉडल भारी नहीं है। योगी जी का, या यूं कहो कि बीजेपी का जो ईवीएम मामला है, ये भारी है। ईवीएम ही भारी है, अन्यथा कुछ भारी नहीं है। रोजगार का मुद्दा था, महंगाई का मुद्दा था, और जो स्वास्थ्य सुविधाओं का मुद्दा था, कोरोना में जो मौतें हुई, किस तरह से गंगा में बहती हुई लाशें और आप इलाहाबाद की रेती में गड़ी हुई लाशें, वो सारे मुद्दे थे। और किसानों का मुद्दा था, गन्ना किसानों का मुद्दा था, मजदूरों का मुद्दा था, महंगाई का मुद्दा था, सारे मुद्दे थे, इसमें कोई दिक्कत नहीं थी। और सुरक्षा का भी मुद्दा था, कभी ये कोई सोचता हो सुरक्षा का मुद्दा भी था, शिक्षा का भी मुद्दा था, सारी चीजें थी। और साथ में आपको बताऊं कि 2004 में जो पेंशन उनके जमाने में, अटल बिहारी वाजपेयी जी के जमाने में पुरानी पेंशन बंद की गई, वो पेंशन भी मुद्दा था, जिसके लिए माननीय अखिलेश जी ने घोषणा की कि हम आएंगे तो पुरानी पेंशन जो व्यवस्था है उसको लागू करेंगे, और उस पर उन्हें बड़ा जबरदस्त समर्थन मिला सरकारी कर्मचारियों का। मुद्दे सारे थे, और सारे मुद्दे जबरदस्त तरीके से जनता में घूम रहे थे। और एक और जो सबसे बड़ा मुद्दा था, जो आप चलेंगे पहले दूसरे चरण से लेकर आखिर तक, तो बहुत ही बड़ा, कभी कभी तो लगता था कि वही शायद सबसे बड़ा मुद्दा है, जो छुट्टा सांड और गायों का मुद्दा था, जो आवारा पशु थे उनका जो मुद्दा था, वो मुद्दा कई जगह बहुत बड़ा बन गया, और वो बहुत कड़वी सच्चाई थी, लोग उससे बहुत परेशान थे। सारे मुद्दे थे, लेकिन ईवीएम, हमारे विचार से ईवीएम पूरी तरह से इन पर भारी पड़ गई, अन्यथा मतलब ही नहीं था। ये ईवीएम की जीत आप कहेंगे? मैं बिल्कुल, मुझे इसमें कोई शक नहीं है। मैं जानता हूं, मेरे पास ये सारी चीजों की अच्छी तरह से जानकारी है। ईवीएम निश्चित रूप से मुद्दा है। मैं फिर कहता हूं, ईवीएम हटा दीजिए, फिर चुनाव करा लीजिए, आप कल ही करा लीजिए। आज तो जीते हैं ना, आप कल ही करा लीजिए, बैलेट पेपर से पता लग जाएगी सच्चाई आपको। मतलब विश्वास पूरा है? नहीं, हाँ, मैं जानता हूं, विश्वास पूरा नहीं, मैं जानता हूं, ये सच्चाई है। आप ना माने, एक दिन मानेंगे लोग बात। या बहुत लोग अगर कहने लगे कि नहीं साहब ऐसा नहीं है, या चंद लोग कह रहे हैं कि नहीं भाई ऐसा है, ईवीएम से आ रहे हैं, या कोई कहे मैं अकेला ही कह रहा हूं, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। मैं जानता हूं कि ईवीएम में गड़बड़ी है। ईवीएम जब तक है, बीजेपी को हराना असंभव है, और जिस दिन ईवीएम हट जाएगी, बीजेपी साफ हो जाएगी, मुझे कोई शक नहीं। तो आप तमाम पार्टियों को न्योता देते हैं कि ईवीएम के खिलाफ? निश्चित रूप से हम जब गठबंधन के साथी बैठेंगे सारे, तो हम उनके बीच में ये सारी चीजें रखेंगे, सारी बातें रखेंगे, क्योंकि सबके लिए है, सबको मिलकर लड़ना पड़ेगा, और सब मिलकर लड़ेंगे तभी सफलता मिलेगी। तो ईवीएम मुद्दा है, कोई ऐसा नहीं कि ईवीएम मुद्दा नहीं है। ठीक, धन्यवाद।